ओके, ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने क्या कवर किया था वो एक बार रिकैप कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने बेसिक्स कवर किए थे एनएलएम के। थ्री लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं, इनर्शिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि मतलब अगर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है एक्सटर्नल बॉडी पे तो फिर वो मूव उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, राइट। तो उसका मोमेंटम जो होता है एम टाइम्स भी वो कंजर्व रहेगा। और सर्कुलर मोशन कवर किया था हमने। सर्कुलर मोशन में ओमेगा क्या होता है, दोनों टाइप के एक्सेलरेशन, टैंजेंशियल और रेडियल। रेडियल को हम सेंट्रीपिटल भी कहते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, हम कौन सा किस केस में यूज करते हैं। ठीक है, तो वो ये इस एग्जांपल से हमने इलस्ट्रेट किया था कि एक पोल से एक रोप बांध के एक ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं हम लोग अराउंड दैट पोल। तो अगर ऑब्जेक्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम देखें तो हम पर एक आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, तो दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर स्टेशनरी ऑब्जर्वर ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम देखें तो फिर ऑब्जेक्ट को अंदर खींचा जा रहा है रेडियल एक्सेलरेशन से, जो टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगा रहा है। तो वो है अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उस केस में। सो वो डिफरेंस हमने देखा था। फिर हम लोग फ्रिक्शन पे आए थे, फ्रिक्शन में स्टैटिक वर्सेस काइनेटिक फ्रिक्शन। ये ग्राफ होता है फ्रिक्शन का इन केस ऑफ सच अ केस। एक ऑब्जेक्ट है मास एम का, उसको हमने एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है। उस पे लेफ्ट साइड से यहाँ पे एक फोर्स लगा लगा रहे हैं जिसका वैल्यू है के टी। के एक कांस्टेंट है विद अप्रोप्रिएट डायमेंशंस। और के टी जो है वो एक मतलब बेसिकली लीनियर इक्वेशन है फोर्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा हम लोग को फ्रिक्शन फोर्स जो है जो ग्राउंड इस ब्लॉक पे लगा रहा है उसको प्लॉट करना है। और वो प्लॉट कैसे दिखेगा वो हमने एक्सप्लोर किया था। और इससे हमने क्लैरिफाई किया था कि इस फेज में जब फ्रिक्शन और फोर्स बराबर होते हैं और ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब क्या होता है कि मूव नहीं कर रहा। फिर एक पॉइंट आता है जब फोर्स की वैल्यू एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के ऊपर चली जाएगी, जब वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेगा। और वो जो लिमिटिंग वैल्यू होती है फ्रिक्शन की उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कहते हैं, उसकी वैल्यू होती है म्यू स्टैटिक टाइम्स एम जी। और ये एम जी है नॉर्मल की वैल्यू, तो म्यू स्टैटिक टाइम्स एन होती है। ठीक है। और उसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि आपने खुद भी नोटिस किया होगा, आप किसी चीज को पुश करते हो तो एक बार वो हिलना स्टार्ट हो जाए उसके बाद रेजिस्टेंस कम लगे उसका, तो उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो सर वो स्क्रीन। काइनेटिक। अच्छा हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? अच्छा ओके, पहले बता देते यार। सर मुझे लगा आप रिवाइज करवा रहे हो तो बस। ओके, अभी दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। ओके। हाँ तो यस, तो हमने पहले न्यूटन के थ्री लॉज कवर किए थे। उसके बाद सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच में डिफरेंस कवर किया था हमने यहाँ पे। इस केस में अगर ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखे ऑन द मास तो फिर एक आउटवर्ड फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और अगर स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखे तो फिर जो इनवर्ड एक्सेलरेशन दिख रहा है, जो टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगा रहा है, उसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। कि अभी फ्रिक्शन पे आते हैं। तो वही मैं कह रहा था कि एक लेफ्ट साइड से इस ब्लॉक पे एक रफ सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है मास एम का। लेफ्ट साइड पे उस पे एक फोर्स लग रहा है के टी। के इज अ कांस्टेंट विद अप्रोप्रिएट डायमेंशंस, और टी जो है वो टाइम है। तो बेसिकली फोर्स हियर इज वेरिंग विद टाइम। अभी हम लोग इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है बाय द ग्राउंड उसको प्लॉट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टू अंडरस्टैंड कि कैसे फ्रिक्शन वेरी करता है ब्लॉक के मोशन में। तो एक पॉइंट आएगा जब ये फोर्स ओवरकम कर लेगा फ्रिक्शन को, तो वो पॉइंट होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का पॉइंट, जिसका इक्वेशन म्यू टाइम्स एन होता है, वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। सर अभी आपने क्या कराया? मैं थोड़ा सा लेट हो गया। मैं रिकैप करा रहा हूँ अभी। ओके ओके श्योर सर। ओके, सो यहाँ पे
फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एस टाइम्स एन, इस केस में एन इक्वल टू mg है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस टाइम्स mg है। ओके, अभी इसके बाद एक बार ऑब्जेक्ट मूव होना स्टार्ट हो गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। अभी काइनेटिक फ्रिक्शन अलग होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, उसका कोएफिशिएंट अलग होता है, इसीलिए यहाँ पे म्यू के टाइम्स mg आ जाता है। ओके, एंड आपने खुद भी नोटिस किया होगा, आप किसी ऑब्जेक्ट को कोई पुश करते हो सरफेस पे, तो एक बार वो मूव करना स्टार्ट हो जाए तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है एज कम्पेयर टू जब उसको आप मूव करने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट जो है वो अलग होता है स्टैटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट से। क्लियर है अभी तक? ये से क्लियर है। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है सब, वो हमने एक सेपरेट केस किया था, वो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एनएलएम में नहीं आता, वो रोटेशनल मोशन में आता है। इस केस में हम लोग देख रहे थे कि नॉर्मल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है, राइट, और वो कहाँ पे अप्लाई होता है। नॉर्मल का डेफिनेशन ये होता है जो कांटेक्ट फोर्स है between any two surfaces which is applied perpendicular to those surfaces. Okay, अभी ये पर्टिकुलर केस में हम लोग एक ब्लॉक है, क्यूब मतलब सारे साइड सेम लेंथ के है, उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हम लोग को यहाँ पे फिगर आउट करना है, और वो रफ सरफेस पे, तो हम लोग को फिगर आउट करना है कि कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा टू टॉपल दिस क्यूब। ठीक है, टॉपल मतलब ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाए एक पॉइंट के बाद। तो उसके लिए हमने कैलकुलेट किया था कि एफ मिनिमम फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगेगा, क्योंकि उसका टॉर्क का लेवर आर्म जो है मैक्सिमाइज करने के लिए उसको ऊपर ही लगाना पड़ेगा फोर्स। सेकेंडली, अबाउट ओ हम लोग अगर देखें तो एट द लिमिटिंग पॉइंट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होगा वो थ्रू ओ पास करेगा, राइट। वो इट इज नॉट नेसेसरी कि नॉर्मल का वेक्टर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो वो हमने केस कंसिडर किया, friction or normal passes through O, so the minimum force का torque has to balance mg का torque about this point, और फिर minimum force आता है mg/2। This is only in case of a cube जिसमें सारे dimensions same है। अगर कुछ और dimensions हो length, width और height के, तो फिर वो appropriately equation change हो जाएगी, और आप उसका ध्यान रखना। ओके। Okay, so coming to today's class, motion on an inclined plane हम लोग कवर करेंगे थोड़ा आज, और इसमें हम लोग एक दो केसेस देखेंगे। मतलब एक केस है कि रफ प्लेन रफ फ्लोर, तो हम लोग ने एक वेज रखा हुआ है यहाँ पे, वो वेज है रफ फ्लोर पे, उसके ऊपर वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक जो वेज पे है वो वेज का सरफेस भी रफ है, तो दोनों केसेस में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो अभी हम लोग को क्या क्या ढूंढना है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रहे हैं, और ये जो थीटा है वो थीटा हम ये चेक करेंगे कि इसको कितना बढ़ाने के बाद ब्लॉक अपने आप स्लाइड करने लग जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आप इस वेज का एंगल जो है बहुत स्टीप बना दोगे तो ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। ओके, तो हम लोग को वो कैलकुलेट करना है कितने एंगल पे करेगा। ठीक है, तो गिवन ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, आपके पास है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन block and wedge is mu1, between wedge and ground is mu2, mass of block is small m, mass of wedge is capital M, and this angle is theta। आप मुझे बता सकते हो कि what is the maximum angle theta for which the block will not slide on the wedge? आपको 2 मिनट एमजी देता हूँ साइन मैं। होना चाहिए होता है ना? आवाज नहीं आई ठीक से, आप वापस बोल सकते हो? एमजी साइन थीटा जो होता है उसको लोएस्ट होना चाहिए होता है ना, स्लाइड ना होने के लिए। mg sin थीटा को लोवेस्ट, यस, mg sin थीटा को लोवेस्ट क्यों होना चाहिए था इस केस में? सर मतलब एमजी साइन थीटा उसको नीचे स्लाइड करने के लिए हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस थीटा को मैं किस पॉइंट तक बढ़ा सकता हूँ कि वो स्लाइड ना करे, मतलब व्हाट इज ओके द सर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी ऑन द वेज, गिवन कि ये म्यू1 और म्यू2 और एम दिए हुए हैं आपको।
अगर मैं थीटा को 90 डिग्री करूँ तो वो तो सवाल ही नहीं उठता, राइट, वो सीधा नीचे आ जाएगा। और थीटा को 0 डिग्री करूँ तो उसको बस ऐसे ही रहने दे तो कभी मूव नहीं करेगा वो, राइट। तो बीच में कहीं तो वो मूव हो रहा है, कोई तो थीटा पे। टेन एंगल वो थीटा की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ऑल एनी ऑफ दीज, स्मॉल एम, थीटा कैपिटल एम। ऑफ न्यू वन, क्या इनवर्स ऑफ म्यू वन? टेन इनवर्स ऑफ न्यू वन। टैन इनवर्स ऑफ म्यू वन, करेक्ट। कैसे आया? सर सबसे पहले तो नॉर्मल वेक्टर है ना, उसको mg cos हाँ, थीटा से इक्वलेट कर दिया। फिर उसके बाद करेक्ट। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो mg sin थीटा को बैलेंस करेगी। अब इन दोनों को अगर हम दो इक्वेशन मान ले और सॉल्व कर ले तो न्यू mg cos थीटा जो है वो mg को sin थीटा के बराबर हो जाएगा और टेन थीटा जो है वो न्यू के बराबर आ जाएगा। और करेक्ट। सीधा समझ में आया सबको? ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन किया यश ने। तो यहाँ पे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस ब्लॉक का। इस पे 3 फोर्सेस लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस। एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है जो परपेंडिकुलर लग रहा है टू द ब्लॉक्स एंड द उसका सरफेस, वेज का सरफेस। एक है फ्रिक्शन फोर्स जो पैरेलल लग रहा है, और एक है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो थ्रू द सेंटर ऑफ मास वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। ओके, तो इसको हम लोग रिजॉल्व करके फोर्स बैलेंस करेंगे गिवन दिस एंगल थीटा। तो n1 इक्वल टू mg cos थीटा, राइट। mg का n1 के कंपोनेंट निकाला। एक है f के डायरेक्शन में देखे तो f इक्वल टू mg sin थीटा। और मैक्सिमम एंगल थीटा निकाल रहे हैं तो लिमिटिंग केस कंसिडर करेंगे जिसमें फ्रिक्शन अपने हाईएस्ट वैल्यू पर पहुंच गया है, विच इज μ1 टाइम्स n1। ठीक है, विच इज n1 की वैल्यू mg cos थीटा है, तो μ1 टाइम्स mg cos थीटा। तो अभी इससे आती है μ1 की वैल्यू tan थीटा, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ μ1। इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है। अभी सिमिलरली हम अगर वेज पे ये सेम चीज करें तो इक्वेशंस ये बनते हैं। ओके, अभी ऑफ कोर्स आप पूरे ऑब्जेक्ट को साथ में देखोगे तो कॉमन सेंस बताता है कि इस पूरे सिस्टम पे, अगर आप इसको पूरा एक सिस्टम को एक कंसिडर करो ब्लॉक और वेज के, उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स बस एक ही लगना चाहिए, राइट, विच इज, एक नहीं दो लगने चाहिए, विच आर नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटी, राइट। क्योंकि पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई लग ही नहीं रहा है। सो उसी तरह से N2 जो है आपका वो m प्लस एम टाइम्स जी आएगा, राइट, नॉर्मल रिएक्शन जो वेज पे लग रहा है। और F2 जो है वो 0 आएगा। बट इज इट पॉसिबल कि ये, मतलब मान लो ये हमने केस कंसिडर किया था रफ प्लेन और रफ फ्लोर का। अभी मान लो स्मूथ प्लेन और स्मूथ फ्लोर कंसिडर करें हम, तो क्या होगा? सर स्मूथ प्लेन जो न्यू की वैल्यू है वो बहुत जो कम होगी। करेक्ट, म्यू की वैल्यू 0 होगी बेसिकली। तो सर फिर तो ये फिर पूरा सर जीरो हो जाएगा। जैसे ही बढ़ेगा थीटा वैसे गिर जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट गिरना शुरू हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट एंगल गिरना ऑफ शुरू हो जाएगा और वेज मूव करना शुरू हो जाएगा। यस। सो वो केस आपको, उसके मतलब मैं आपको सॉल्व करने नहीं बोलूंगा, बट उसके आप एक काम कीजिए, आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और इक्वेशंस बताइए बस मुझे, ठीक है दोनों सर। ब्लॉक और वेज के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल आप कैसे भी कंसिडर कर सकते हैं, या तो ब्लॉक के केस में आप अलोंग द वेज को हॉरिजॉन्टल मान सकते हो, या फिर एक्चुअल हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल। बट दोनों डायरेक्शंस में फोर्स बैलेंस इक्वेशंस लिख के एक बार मुझे बताइए, दोनों ब्लॉक और वेज के लिए। मैं आपको ड्रॉ करके भी एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे।
ये प्रीवियस जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है एम सर एम एक फोर्स तो वर्टिकली जो जो नॉर्मल है टोटल वो तो m प्लस एम इंटू जी होगा। करेक्ट, वो तो करेक्ट है, एम प्लस एम इंटू जी होगा। और सर जो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो मेरे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे को एक फोर्स मिली है जो mg साइन थीटा है, जो पूरे उसको हिला रही है, दोनों को। एम जी साइन थीटा जो फोर्स है वो दोनों को हिला रही है। ओके, करेक्ट। सो इस केस में दोनों अगर स्मूथ हो, बहुत ही बेकार। हम्म, तो आपका ये जो एम जी है और एक ये नॉर्मल है N1, इस पे और कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपका एक एम जी, मान लो अभी सर हम बस लोग जानिए कि mg साइन थीटा है ना, वो मतलब नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही वर्टिकल कंपोनेंट सा आ गया मेरे पास, हॉरिजॉन्टल सा नहीं है। हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट तो आपका सिंपल होगा यहाँ पे, राइट। तो यस वर्टिकल कंपोनेंट में ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको दिक्कत आएगी हॉरिजॉन्टल में, आई एग्री, बट इस केस में अभी क्या होगा कि दोनों मास, जो ब्लॉक है और वेज, ये दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं। ओके, तो आपको वो ढूंढना है कि मतलब आप इस वेज को देखोगे तो इसका एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में, एक्स, और एक होगा इसका ए वाई। ओके, तो आप अगर उस तरह से देखोगे तो आपको इक्वेशंस लिखना है एफ इक्वल टू एम ए। इसमें बैलेंस नहीं हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है, तो मतलब बैलेंस ऑब्वियसली होगा बट इसमें जीरो नहीं होगा वो, क्योंकि एक एम ए का कंपोनेंट है, राइट। सर, यस क्या क्या? कुछ नहीं सर, यस सर बोला था। एन वन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए एक्स और एम जी माइनस एन वन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए वाई। इज दैट फाइन? यस ओके, सिमिलरली आप वेज के लिए भी करोगे सेम चीज, तो क्या आएगा वेज के केस में? इस पे अगर ऐसा एन वन लग रहा है, राइट, ये आपका थीटा है, ये थीटा नहीं है, सॉरी, ये थीटा है। ओके, तो वेज तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो ये बस इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मान लो ए ए एक्स, तो एन वन साइन थीटा इज इक्वल टू एम टाइम्स ए एक्स। ओके, तो अभी आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स आ गए, बट इक्वेशंस तीन है। तो एक और ये भी चीज आपको देखनी पड़ेगी कि जो आ, ठीक है, यहाँ पे आपको दो अप्रोचेस ले सकते हो आप। एक तो विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जर्वर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एग्जैक्टली मोशन कैसे हो रहा है। तो मैंने ये जो एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर लिया। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक लेता हूँ, राइट, तो ब्लॉक के केस में क्या होगा
वो स्लाइड डाउन कर रहा है ब्लॉक, और वेज उसके लिए बेसिकली स्टेशनरी है। तो वेज के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर मैं देखूं तो एक सूडो फोर्स लग रहा है उस पे। तो उस एक ये अप्रोच से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है क्वेश्चन देख के कि कौन सा अप्रोच ज्यादा सूटेबल है, और फिर वो अप्रोच लगाना है आपको। ठीक है सर। ओके। ठीक है, अभी एक प्रॉब्लम करते हैं जो आई थिंक जे एडवांस 2022 में आया था। पढ़ लीजिए प्रॉब्लम को, अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए। आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़े हुए हैं क्या? पढ़े हुए हैं सर। ठीक है, उसका थोड़ा सा आपको यूज होगा इसमें, ये मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया है। आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ प्रॉब्लम के लिए। ठीक है। सर यहाँ जेड क्या डिनोट कर रहा था? सर यहाँ जेड, का जेड के। जेड मतलब आपका के कैप डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है सर। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है सबको? ये थोड़ा सा ट्रिकी है।
ये डिस्कस करते हैं। आया किसी को आंसर? अच्छा, आपको आंसर आया? सर नहीं। ओके, ठीक है। तो क्या अप्रोच होगा पहले वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक्चुअल इक्वेशंस में जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया वेक्टर फॉर्म में f, और f की इक्वेशन काफी इंटरेस्टिंग है, माइनस के एक्स माइनस के वाई माइनस के एक्स आई कैप माइनस के वाई जे कैप। के यहाँ पे कांस्टेंट है 1, उसको भूल जाओ। एक पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन आर नॉट मान लेते हैं इसको, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, vx vy is x and y components of the particle's velocity. Okay, ignore gravity. Okay, when z equal to 0.5 meters, the value of this is, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखना है इसमें। पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, विच इज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन आपकी आएगी वो ये है, माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप, सिंपल। इसके बाद इनिशियल पोजीशन इनिशियल वेलोसिटी दी है। अभी आपको एट z इक्वल टू 0.5 ये वैल्यू ढूंढनी है। तो ये z इक्वल टू 0.5 क्यों दिया है? क्योंकि आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो एक्सेलरेशन का कोई z कंपोनेंट नहीं है, तो वेलोसिटी z कंपोनेंट में कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो को ये z इक्वल टू 0.5 मीटर यूज करके टाइम ढूंढना है जो ऑब्जेक्ट को लगेगा 0.5 मीटर्स कवर करने में, एंड दैट टाइम इज इक्वल टू, जेड डायरेक्शन में, मतलब के कैप में। हाँ के कैप में, क्योंकि z जो होता है के कैप में होता है। ओके, सो टाइम जो है इसको 0.5 करने के लिए 5/4 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। इसके बाद नाउ कम्स द लाइक मीट ऑफ द क्वेश्चन, द कंसेप्चुअल पार्ट अभी ऑलमोस्ट हो गया, अभी मैथमेटिकल पार्ट स्टार्ट होगा। इसके बाद आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, ठीक है, टू कैलकुलेट कि इसकी पोजीशन और वेलोसिटी क्या होगी एट टाइम t इक्वल टू π/4 सेकेंड्स। वो आप कैसे लिखोगे? आपका एक्सीलरेशन क्या होता है? सर डी बाई एक्सेलरेशन है हमारे पास एंड वेलोसिटी भी है और हमें टाइम भी है, तो सर एफ इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एच का इसका निकल जाएगी। आर यू श्योर? सर निकल तो जाएगी आई थिंक।
एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर कहाँ से आता है? सर मतलब ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? हाँ सर इसे ग्राफिकली तो ड्राइव कर लूंगा मैं, मतलब अगर आप दोगे तो फिर से। ठीक है, मैं आपको या आपको बताता हूँ कि जो मैंने याद है काइनेमैटिक्स के भी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई मत करना। तो एक ओके बार सर, देखो वो कहाँ से आता है, उसके बाद अप्लाई करना। ठीक है, ये जो आप एस इक्वल टू बोल रहे हो यूटी प्लस हाफ एटी, मतलब इसकी हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, इसका हमें ऐसे ही टाइम लगा पता है। जेड 0 कर दिया था हमने। इस केस में हम लोग ये करते हैं, राइट, इज इक्वल टू इंटीग्रल वी डी टी, और v को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं सर u मतलब अच्छा, हाँ प्लस एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है इसलिए। एटी। हाँ तो देखो, अभी आप ये जब करोगे ना u प्लस एटी डी टी, इसके बाद आप यहां से यहां कब जाओगे? ओनली व्हेन एक्सीलरेशन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। करेक्ट। इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? एक्सेलरेशन की नहीं वैल्यू सर, नहीं हमारी सर, है सर, ये गलती हो गई। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। ओके, सो आपका इक्वेशन क्या बनेगा फिर? आपका इक्वेशन ये बनेगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। अग्रीड? अग्रेड सर। सिमिलरली वाई के लिए, तो अभी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा हुआ है, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? सर y को नीचे ले जाते हैं, ln y कर देंगे और उसके बाद उसको फिर से इंटीग्रल कर देंगे। नहीं, तो वन वो वन सिंगल है इसके लिए डेरिवेटिव, ना, लीनियर डिफरेंशियल। तो वो सिंगल डेरिवेटिव के केस में होगा। अगर ये dx बाई डी टी इक्वल टू माइनस एक्स हो तो होगा वो, बट अगर ये डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स है तो क्या होगा? तो इसका जनरल सोल्यूशन होता है, आपने एसएचएम में भी पढ़ा होगा ना ये? आपको पढ़ाया सर था ये मैंने कि एस इसका एच हाँ, क्योंकि एसएचएम में भी यही चीज होती है ना, एक्सेलरेशन होती है प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। शायद मैं भूल गया हूँ। एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, स्प्रिंग के केस में आपने पढ़ा था ना? यस सर। तो उसके केस में क्या होता है? एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होती है सर। होती है। तो उसका उसका एसएचएम का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी। हाँ, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बोल देते हैं, क्योंकि फाइव जो है वो इनिशियल फेज डिफरेंस होता है, और वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हम लोग को इनिशियल पोजीशंस और वेलोसिटीज दिए हुए हैं। सो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा, विच इज द जनरल सोल्यूशन फॉर दिस। अभी इसको डिफरेंशिएट करके v का वैल्यू आएगा वेलोसिटी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसको डबल डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आएगा विच इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अभी आप यहाँ पे दोनों को कंपेयर करोगे एक्स और ए को, तो एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ए आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स, सॉरी, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स आ रहा है। करेक्ट। यस सर। और इस केस में आप इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू वन है। इज एवरीवन फॉलोइंग मी? यस सर। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग को ओमेगा की वैल्यू आ गई। अभी ए और फाइव की वैल्यू बचती है, और उसके लिए हम लोग को जो इनिशियल कंडीशंस दिए हुए हैं वो यूज करेंगे। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की वन बाय रूट टू थी, और इनिशियल वेलोसिटी माइनस रूट टू थी एक्स डायरेक्शन में। तो हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो वन बाय रूट टू इज इक्वल टू ए साइन फाइव टी इक्वल टू जीरो पे, माइनस रूट टू इज ए कॉस फाइव टी इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, अभी इससे हम लोग को फाइव की वैल्यू आई और फाइव से ए की वैल्यू आई, तो अभी हमारे पास सारे वेरिएबल्स आ गए हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी सबको हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन फॉर्म में।
सिमिलरली फॉर y हम लोग करेंगे तो हम लोग के पास उसके 5y और ay की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग को क्या ढूंढना है, एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स हम लोग का है ए एक्स साइन टी प्लस फाइव एक्स, वी वाई जो है ए वाई कॉस टी प्लस फाइव वाई, वाई जो है ए वाई साइन टी प्लस फाइव वाई, और वी एक्स जो है ए एक्स कॉस टी प्लस फाइव एक्स। ओके, तो यहाँ से हम लोगों का आपको बेसिकली अभी सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है टी इक्वल टू पाई बाय 4। ओके, ठीक है सर। तो आपको आंसर आ जाएगा। मैंने वो पूरा कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, बट इससे आपको आंसर आ जाना चाहिए। ये आप वैसे देखोगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्म है। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी, करेक्ट। यस सर। तो आपको साइन ए माइनस बी लगाना है बस, और आपको ठीक चेक है। करना है आंसर क्या है इसका। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था ना ये? लग तो रहा है सर, वो बीच का डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट नहीं आता था, भूल गए थे। हाँ, इसमें कॉन्सेप्चुअली एक तो फंडामेंटल ये था कि आपको इक्वेशन लिखना आना चाहिए, और सेकंड आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इक्वेशन किस जैसा है। तो ये आपने जो एसएचएम में पढ़ा था, उससे आपको याद आना चाहिए कि अच्छा ये एसएचएम का इक्वेशन है। क्योंकि एसएचएम के केस में क्या होता है, ऐसी आपकी स्प्रिंग होती है, ठीक है, उसका के एक्स होता है कुछ, हाँ सेम। तो आपका एफ जो होता है इज इक्वल टू माइनस माइनस के एक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू एम ए। तो आप ए को लेके जाओगे तो माइनस के बाय एम टाइप्स एक्स आएगा। ठीक है, तो आप इसको और इसको बेसिकली सेम मान लो। ठीक है, ओके। सो जेई एडवांस में यार देखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आप जब टारगेट करोगे तो आपको बहुत बहुत ही एकदम फंडामेंटली सोचना पड़ेगा हर चीज के बारे में। डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा के नहीं कर पाओगे। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर करते हैं यहाँ पे तो फंस जाते हैं। ओके, एनीवे, तो हाँ ये प्रीवियस केस था। इसमें एक और चीज याद रखना कि क्योंकि ये पूरा सिस्टम जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो इसका आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा। ओके, ठीक है। तो आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी उससे, एम ए एक्स, कैपिटल एम ए एक्स थोड़ा दिख नहीं रहा ठीक से। आपके पास अभी चार इक्वेशन और चार वेरिएबल है यहाँ पे, ए एक्स ए वाई कैपिटल ए एक्स और एन वन। ठीक है, तो इससे आपको सारे वैल्यूज आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा एम एंड एम। ठीक है ओके, सर। तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ।
अभी आप मेरे को बताइए कि आपको कुछ स्पेसिफिक पढ़ना है क्या एनएलएम में, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको क्लैरिफाई करना है? सर एक चीज बता दो, जैसे कोई चीज चल रही है और उसके ऊपर से हमने किसी चीज को फेंका है ना? तो उसका जैसे उसको फेंकने के बाद उसकी वेलोसिटी निकालते हैं हम लोग, तो कितनी फोर्स से फेंका है, जैसे मोमेंटम चेंज करने से, या किसी ने हम एक चलती हुई कार पे हैं और किसी ने हमारी तरफ कुछ फेंका है और हमने उसको उसको दूर फेंका है, तो ऐसा कुछ। तो मतलब मान लो ये एक ब्लॉक है, ठीक है, मास है आपका, और आप बोल रहे हो कि ये चल रहा है ऐसे कुछ ए एक्सेलरेशन से। ये और उसके बाद क्या? पार्टिकल, एक छोटा पार्टिकल है, वो हाँ, किसी वेलोसिटी पे आके इस मास से टकराया है और वो डिफ्लेक्ट हो गया। तो डिफ्लेक्ट हो गया, ओके। उस पार्टिकल पे फोर्स कितनी लग गई? उस पे फोर्स कितनी लगी? ओके। हम्म, तो ओके, इस केस में कैसे करेंगे सॉल्व? यार तो उस केस में फोर्स नहीं होता, उस केस में इम्पल्स होता है, क्योंकि जो यस, आपका इम्पल्स होता है जे, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपका एक इंस्टेंटेनियस फोर्स होता है, ठीक है। यस, मतलब फोर्स इनटू टाइम, हाँ, ऐसा। तो इंटीग्रल एफ डी टी वैसे होता है वो, और ठीक है। सर मतलब जैसे कुछ में बोलते हैं ना, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, ये बताते के लिए, तो वही चीज पूछ रहे हाँ, तो चेंज इन मोमेंटम के लिए आपको दो चीजें लगेंगी, एक तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगेगा ई, कोलिजन का, राइट। थे। यस सर। उससे आप फाइनल वेलोसिटीज निकाल सकते हो दोनों पार्टिकल्स की, ऑब्जेक्ट्स की। सर अगर इम्पल्स दिया हो तो हम लोग वैसे निकाल सकते हैं मोमेंटम का चेंज? हाँ, इम्पल्स से भी निकाल सकते हो मोमेंटम का चेंज, क्योंकि इम्पल्स बेसिकली क्या होता है, वो एक सडन इनपुट ऑफ मोमेंटम होता है वो टू द पार्टिकल। तो अगर ये हिट कर रहा है इसको विथ इम्पल्स जे, तो इसका फाइनल मोमेंटम जो होगा पी फाइनल, दिस विल बी इक्वल टू पी इनिशियल प्लस सम जे, ओके। अभी इसमें आप डायरेक्शंस वगैरह देख लो, अगर राइट साइड में वो मूव कर रहा है और जे लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पे वो नेगेटिव साइन आ जाएगी। और सिमिलरली मतलब इस पार्टिकल का भी आप वैसे कर सकते हो कि इसका इससे लग रहा है कुछ जे, तो उसके वजह से इतना चेंज होगा। तो आपको अगर इम्पल्स दिया हुआ है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ये दोनों चीजें। ठीक है सर। तो ये फाइनल, ये वैसे इंटीग्रल मैं हटा दूंगा, क्योंकि वो एक इम्पल्स जो है बहुत छोटे टाइम के लिए एक्ट करता है, तो उसमें इंटीग्रेट करने लायक होता नहीं है कुछ। और इस पार्टिकल के लिए वही सेम चीज करेंगे, तो आपके पास दो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल से सॉल्व हो जाएगा। ठीक। आपने पुलिस पढ़े हुए हैं? सर थोड़े थोड़े पड़े हुए हैं। एक उस पुलिस में ना, वो एक जब दो ऑब्जेक्ट रहते हैं, जैसे दो कॉमन एक्सेलरेशन निकालना होता है या फिर a/2 हो जाता है एक्सेलरेशन, तब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कुछ कुछ में। ओके, तो आप मान लेते हैं ऐसे पुली है, अति गंदा स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ। हाँ, तो आप बोल रहे हो इस पे एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है,
ओके, दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये ऐसे नहीं, मतलब ये जो दूसरी रस्सी है वो किसी और पुली में बंधी हुई है और समझ उससे वो जा रहा है। तो वैसे कुछ एक्सेलरेशन निकाल, 3-4 पुलिस रहती है तो एक्सेलरेशन निकालने में परेशानी हो जाती है। ओके, ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर देते हैं फिर इस पे। फिर इस पे थोड़े नोट्स मुझे भी खुद भी प्रिपेयर करना है। तो एक काम करें, फिर पुलिस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से कवर करते हैं। मैं ठीक है उसमें सर। दो 3-4 केसेस बना के आता हूँ। यस आ, उस पे थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। आप सबको पुलिस पे ठीक करने हैं क्वेश्चंस? यस सर, आप पुलिस बहुत है। अलग टाइप की कंफ्यूजन क्रिएट करती है। मैंने एससी वर्मा से एक बार करने की कोशिश करी, मुझे बस थोड़ा सा क्लियर हुआ सारे क्वेश्चन करने के बावजूद भी। ओके, तो एचसी वर्मा के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर। ठीक है सर। कूल। अब मैं एक और क्वेश्चन ढूंढता हूँ एडवांस वाला। आपको वैसे एडवांस के क्वेश्चंस करने में कुछ फायदा लग रहा है, मतलब समझ में आ रहा है आपको, या वो नहीं करने चाहिए? नहीं सर, समझ में समझ में आ रहा है सर, मतलब हम जितने लोग हैं उनको तो ठीक चल रहा है, बाकी सर अभी हो नहीं रहे बट हो जाएंगे। हाँ, 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 वो स्टार्टिंग में तो जायज है कि नहीं होंगे। आपको रोटेशनल मोशन वगैरह आता है क्या? सर मतलब मेंस लेवल तक तो मतलब थोड़ा बहुत। हाँ, मैं कवर करूंगा, बट जस्ट पूछ रहा था कि आपको आता है क्या। आपको पढ़ाया गया था क्या वो 11th में? सर पढ़ाया नहीं तो सर, गया हम था, लोग ने मतलब सर अब में नहीं थे 11th में, मतलब स्कूल में। ओके, ठीक है, समझ गया। ओके, क्योंकि देखो मैकेनिक्स में क्या होता है, 4 मेन चैप्टर्स होते हैं, राइट? एक ये न्यूटन लॉज, काइनेमैटिक्स वगैरह, एक होता है वर्क पर एनर्जी वाला, एक होता है रोटेशनल मोशन वाला, और एक फ्लूइड मैकेनिक्स होता है। ठीक है, तो ये 4 आप अच्छे से कर लो, उससे 1/3 आपका पेपर, 1/3 या उससे शायद थोड़ा कम, बट हाँ 1/3 पेपर अप्रोक्सीमेटली सॉल्व हो जाएगा। अभी आई अंडरस्टैंड कि रोटेशनल मैकेनिक्स थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके क्वेश्चंस भी बहुत इंटरेस्टिंग से बन सकते हैं और बनते हैं। जेई में एडवांस में हमेशा ट्रेंड रही है कि रोटेशनल डायनामिक्स के क्वेश्चंस बहुत ही अजीब से आते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। एनीवे, एक क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं हम लोग, बेसिक काइनेमैटिक्स का ही। अगेन जेई एडवांस का क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सिंपल है कंपेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, तो आप सबसे बन जाना चाहिए। दिख रहा है क्वेश्चन? सर ये वाला क्वेश्चन मैंने आज ही किया है। ये वाला क्वेश्चन आज ही करा है सुबह सुबह। अच्छा, आज ही पेपर करेगा सब? वन सर। सबने करा है क्या क्वेश्चन? नहीं सर, सर नहीं, सबने एक ही बार देखा हुआ, मतलब ये एनसीईआरटी में भी इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, ये नहीं। अच्छा, ओके, ठीक है, तो सॉल्व कर लो, 2 मिनट देता हूँ। अगर ये करा हुआ क्वेश्चन है तो आई थिंक सिंपल होना चाहिए।
सर 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड है क्या? आंसर तो मेरे को भी नहीं पता, मैं आपके साथ ही सॉल्व करूंगा। आपका अप्रोच क्या था? सर मतलब थोड़ा किया हुआ था उसमें, मतलब ये था कि जब बंदे की हाइट, मतलब पोल की हाइट 4 मीटर है और बंदे की 1.6 मीटर है, तो जो मतलब अगर हम इनको कंपैरेटिवली देखेंगे तो ये इन दोनों का जो मतलब जो dx बाई dt, मतलब जो इन दोनों की वेलोसिटी का जो आएगा ना सर, मतलब छाया और इसकी, वो उसके प्रोपोर्शनल होगा जो इसकी और पोल की हाइट है। बेसिकली मैं समझा नहीं पा रहा हूँ सर। ठीक है, काफी हद तक समझ गया। वो रिस्पेक्टिवली हम लोग ट्रायंगल से वो नहीं करते, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, फिर यस वो सर। लगा दिया। 4 तो नहीं आया लेकिन कुछ है। 24 बोला मैं। 24 नहीं आया। ओके। Lamp post and person are always perpendicular if the speed of the person is 60, speed of the tip of the person's shadow on the ground with respect to the person. ओके, ठीक है। तो हम लोगों को स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द शैडो विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन ढूंढना है। ओके, तो अगर मान लो इस पॉइंट का स्पीड v2 है और पर्सन का स्पीड v1 है, तो हम लोग को v2 माइनस v1 ढूंढना है। क्लियर? ओके। अभी आप सिमिलैरिटी का बता रहे थे, करेक्ट? तो सिमिलैरिटी लगा के यहाँ पे क्या देखेंगे हम, ये x2 जो है वैसे वो पूरा है, हाँ? यहाँ से वो से लेकर इस पॉइंट तक मान लो, इसको b मान लो। ठीक है, ये जो है x1 है, ये जो है x2 है। ओके, तो tan थीटा क्या होगा यहाँ पे, h बाय x2, और दैट इज द सेम एज स्मॉल h बाय x2 माइनस x1। करेक्ट? यस सर। अभी इसको हम लोग x1 और x2 के बीच में एक रिलेशन अगर लेके आए तो क्या होगा वो, h x2 माइनस h x1 इज इक्वल टू h x2, तो x1 इज इक्वल टू x2 टाइम्स क्या होगा, h माइनस h। h माइनस h बाय h। करेक्ट? सर अब इसको डिफरेंशिएट करना है। करेक्ट, इसको डिफरेंशिएट करना है अभी। सो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, dx1 बाय dt is equal to dx2 by dt into this h minus h by capital H। अब ये है आपका v1, ये है आपका v2, और आपको क्या ढूंढना है, v1 माइनस v2। ओके, आपको दिया क्या है, स्पीड ऑफ द पर्सन इज 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, विच मीन्स v कौन सा, 1 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको v2 पता है इन टर्म्स ऑफ v1, v1 h बाय h माइनस h, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू v1 टाइम्स h बाय h माइनस h माइनस 1। ये क्या होता है, h स्मॉल h बाय h माइनस h इंटू v1
ठीक है, अभी बस सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है आपको। करा था मेरा 40 आया, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी उसमें 40 आए थे। मैंने सुबह सुबह करा था सॉल्यूशन से फिर तो। अच्छा, बाकी सबको समझ में आएगा? यस 1.6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1.6 इंटू 60 कितना होता है? 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो अगेन डायरेक्ट ऐसे ही अप्लाई मत करना प्रोपोर्शन वाला, एक बार देखना क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन था, तो अगर स्पीड ऑफ शैडो पूछते तो v2 निकालते, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन पूछा है तो v2 माइनस v1 निकाला है। आपका 24 कैसे आया था? क्या 24 किसका आया था? असद का आया था ना? यस ठीक है, एनीवे आपको अभी क्लियर हो गया है ना कि करेक्ट अप्रोच क्या है इसका? यस ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर। सर, आंसर 40 है। आंसर 40। सर वो 4 - 1.x लगाना चाहिए था, मतलब वो बेसिकली जैसा जैसे से किया था वैसे ही याद आया। हाँ देखो, जेई मेंस में आप फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करोगे वो चल जाएगा 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स। जेई एडवांस में वो 1 आउट ऑफ 10 टाइम चलेगा। ठीक है, और मैं आपको प्रिपेयर जेई एडवांस की तरह कर रहा हूँ क्योंकि उसमें बेसिक सारे आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। यस कि एक और एडवांस का क्वेश्चन करते हैं। दिख रहा है क्वेश्चन? अच्छा, इसमें थोड़ा सा वो है, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क है, तो ये थोड़ा रोटेशनल वाला हो गया। अह, अलग क्वेश्चन दो क्या? यही कर लेते हैं सर। अच्छा, क्योंकि फिर कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ाने हैं मुझे। सिर्फ सर अलग क्वेश्चन दे दीजिए अगर कंसेप्ट बैठाने पड़ेंगे तो। हाँ, अलग ही देता हूँ मैं, 1 मिनट रुको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। दिख रहा है? यस सर।
आपको 5 मिनट देता हूँ, उसके बाद हम साथ में सॉल्व करेंगे। आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। आया किसी को? सर हॉरिजॉन्टल एक तो समझ में आया सर, मतलब ऑप्शन कौन सा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन
वो जो है वो इंडिपेंडेंट होगा शायद, डज नॉट डिपेंड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा। अच्छा, क्यों? तो मतलब वर्टिकल कंपोनेंट इसमें अल्फा पे क्यों डिपेंड करेगा आप, मतलब ये देखो। मैं वही पूछ रहा हूँ, क्यों क्यों नहीं करेगा, क्यों करेगा, कुछ तो रीजनिंग दो। देखो, अगर तो इसका आपको पता नहीं तो आप छोड़ दोगे क्वेश्चन। आप अगर आंसर बोल रहे हो तो या तो उसका कुछ तो रीजनिंग होगा आपका। चल ठीक है, इसको सॉल्व तक करते हैं। कोई ऐसा कनेक्शन दिख नहीं रहा वर्टिकल कंपोनेंट और अल्फा के बीच में, क्योंकि फिर ठीक अगर है, हम देख। वेट बढ़ाते हैं, अल्फा बढ़ाने का मतलब यहाँ पे वेट बढ़ाना है, करेक्ट। और फिर वेट बढ़ाते तो मतलब जो रोप के अंदर है वो टेंशन तो बढ़ेगी, एंड एल पर भी मतलब जो रॉड है उस पर भी टेंशन बढ़ेगी, बट वो उसको हॉरिजॉन्टली पुश करेगा ना, वर्टिकली तो फ्रॉड का और वो का कोई ऐसा कोई खास कनेक्शन है नहीं। होगा। तो इसमें यार, ओके, इसमें भी थोड़ा सा एक टॉर्क का कॉन्सेप्ट आएगा। आपको थोड़ा रोटेशनल मोशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा रॉड के। अबाउट ओ, वो हिंज्ड है ना ओ पे। तो जब वो इक्विलिब्रियम पे होगा, स्टेशनरी होगा, तो जो सारे टॉर्क है वो अबाउट ओ इक्वल हो जाएंगे। ये तो ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम लोग रॉड का। वाह, अब खराब बनाता हूँ। ठीक है, इसको मैं स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, तो यहाँ पे ओ है कि ओ का एक कुछ, मान लो आर वाई और आर एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का एक कुछ टेंशन होगा टी, और ये एंगल 45 डिग्रीज है, क्योंकि लेंथ दिए हुए है। ठीक है, वो एल, ये जो है एल है, ये भी एल है। तो फिर ये एंगल 45 डिग्रीज आ जाता है आपका। ठीक है, अभी यूनिफॉर्म रॉड है तो फिर सेंटर पे लगेगा इसका वेट, ये जी। और यहाँ पे एक वेट लगाया हुआ है, अल्फा डब्ल्यू। फिर डब्ल्यू क्या है? अच्छा, वेट डब्ल्यू है इस रॉड का। सर वो अल्फा डब्लू मतलब आप ये मान लो कि अल्फा के जी एफ टाइप का कुछ। हाँ हाँ, तो ये डब्ल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। रॉड का वेट डब्ल्यू है ना, तो अल्फा डब्ल्यू ऐसे है। हाँ, ठीक है, तो पहले अभी वर्टिकल कंपोनेंट में देखते हैं, बैलेंस करके। सो फोर्स बैलेंस, वर्टिकल क्या होगा? आर वाई प्लस टी कॉस 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टाइम्स डब्ल्यू। हॉरिजॉन्टल में अगर देखें तो आर एक्स इज इक्वल टू टी कॉस 45 डिग्रीज। ठीक है, अभी इसके साथ हमको टॉर्क का भी देखना है। टॉर्क बैलेंस, तो टॉर्क क्या होगा यहाँ पे? मान लो एक ऐसे कुछ लगा रहा है, ये टाउ।
ठीक है, ये डिस्टेंस L/2 है और ये डिस्टेंस L है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क आपका कितना लग रहा है? W टाइम्स L/2 प्लस अल्फा W माइनस T अल्फा W माइनस T टाइम्स L, दिस इज इक्वल टू टाउ, जो कुछ भी हो टॉर्क लगा रहे हैं। अभी क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पे टॉर्क का कुछ यूज नहीं है। सर एक ऑप्शन तो पक्का क्लियर है, वो डी है, मतलब डी सही है। अल्फा इज ग्रेटर देन 1.5। हाँ, तो अभी यहाँ पे देखते हैं रोप की ब्रेकिंग कंडीशन क्या होगी। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन फोर्स एट O डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा। सो मान सर लेते हैं कि लेकिन चाहे हम टेंशन, लोग, हाँ हमने क्या, सी निकाला तो वो अल्फा पे डिपेंड कर देगा ना। हाँ तो ओके, तो यहाँ पे देखो, अम, इसमें आपको ऐसे समझना है इसको कि जब मैक्सिमम वैल्यू पहुंची नहीं है टी की, तब तक जो टी है वो बैलेंस कर जाएगा ये दोनों फोर्सेस को, टी कॉस 45 वाला कंपोनेंट। ओके, तो यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है हिंज के वजह से, वो तो जीरो होगा जब तक ये टी, वर्टिकल रिएक्शन फोर्स लग रहा है हिंज के वजह से, वो जीरो होगा। ओके, जब तक टी बैलेंस कर रहा है इनको। तो यहाँ पे ये T/√2 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टाइम्स W होगा, और अल्फा, हम्म, एक मिनट, हम्म, क्या हो रहा है इंटरेस्टिंग। क्या R/y अल्फा पे डिपेंड करेगा या नहीं? अगर मैक्सिमम टेंशन पहुंचने तक R/y जीरो है, के बाद क्या होगा? उसके बाद R/y एक्ट करेगा क्या? बट फिर वो सर तो अगर फिक्स्ड हो गया। वो ब्रेक हो गई वायर तो फिर हाँ, तो वो आर वाई। वायर ब्रेक, तो फिर R/y, उस केस में क्या R/y एक्ट करेगा? क्योंकि उस केस में वो बस हिंज है, राइट? तो उसमें वो दे रखा है ना, तो ब्रेक नहीं करेगी तब तो। ब्रेक नहीं करेगी तब तो नहीं करेगा, बट जब ब्रेक करेगी तो R/y एक्ट करेगा, तो एक टॉर्क का कंपोनेंट होगा। इज इट फ्री टू मूव अबाउट दिस अदर एंड? तो हिंज ऑन अ वर्टिकल वॉल एट पॉइंट O, बेसिकली ये फ्री टू मूव है अबाउट O। अगर मान लो कुछ भी नहीं होता है, वायर नहीं होती और ये वेट नहीं होता, तो सीधा नीचे गिर जाता, ये बता रहा है हिंज्ड से। तो आई थिंक असद जो बोल रहा था वो करेक्ट बोल रहा था कि यहाँ पे जो R/y है
वो अल्फा पे डिपेंड नहीं करेगा उसमें, उस केस में क्या होगा? हम्म, इंटरेस्टिंग। इसमें तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। ठीक है, बाकी ऑप्शंस का देख लेते हैं एक बार। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन फोर्स एट O इज इक्वल टू W फॉर अल्फा इक्वल टू 0.5। ये क्या होगा? ये सही होगा क्या? आर वाई अगर को पहले 0 रख लेते हैं, मान लेते हैं ब्रेक नहीं हुई अभी वायर, तो हाँ। आर वाई 0 हो गया। अब हम जब टी निकालेंगे तो टी बनता है √2 1 प्लस अल्फा इंटू डब्ल्यू। हम्म। और अगर ये √2 1 प्लस अल्फा इंटू डब्ल्यू है, तो अगर जीरो अल्फा 0.5 हो गया तो 2√2 डब्ल्यू हो गया। और वो टेंशन मतलब वो तो है नहीं ये। हम्म। राइट, तो अगर आर वाई 0 है तो टी कॉस 45 जो है 1 प्लस अल्फा टाइम्स W होता है। और वही टी कॉस 45 को हम लोग मतलब टी साइन 45 सेम ही है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 1 प्लस अल्फा टाइम्स W हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल component of reaction force for O is, it will be equal to 1.5 times W. और सर जो डी ऑप्शन है उसके लिए तो मतलब 1 प्लस अल्फा इंटू √2 इंटू डब्ल्यू जो बन रहा है, अगर उसमें अल्फा की वैल्यू 1.5 रख दी तो फिर तो 2√2 डब्ल्यू बन जाएगा, जो कि टेंशन का ब्रेकिंग पॉइंट है। हम्म। और अच्छा, यहाँ पे मान लो कि ये हिंज के वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मान लो टॉर्क भी इस केस में। तो इस केस में अगर आप टाउ को 0 कर दो, ये अच्छा, ये हिंज कुछ कुछ फोर्स लगा ही नहीं रहे, ठीक है, ये अगर 0 मान लो तो इससे आपकी टी की वैल्यू क्या आएगी? ये एल एल कट जाएगा, तो आपकी टी की वैल्यू आएगी। अच्छा, ओके 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 ओके, अब मुझे समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो मैं वर्डिंग में कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। ओके, हाफ टाइम्स W। ठीक है, तो ओके, क्वेश्चन जब हिंज्ड कहता है ना तो इसका मतलब है इट इज फ्री टू रोटेट। ओके, तो उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, बट उसका टॉर्क कुछ नहीं लगेगा अबाउट द पॉइंट। और अगर हम उसको फिक्स्ड बोल दे, हिंज की जगह उसको फिक्स्ड बोल दे, तो एक टॉर्क भी लगाएगा। ओके, तो ये क्लियर करना है एक बार। ठीक है, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था इसमें। तो इस केस में आर वाई 0 नहीं होगा। आर वाई एक्चुअली टी अल्फा पे डिपेंड कर सकता है, इसको अभी कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये टी की वैल्यू जो है वो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी आर वाई की कुछ तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 1 प्लस अल्फा डब्ल्यू माइनस वॉट एवर दिस टाइम्स कॉस 45। और दैट विल डिपेंड ऑन अल्फा। ओके, तो vertical component of the reaction force will depend on alpha. Horizontal component of reaction force at O equal to W for alpha equal to 0.5। तो यहाँ पे alpha 0.5 डालोगे तो T is equal to W होगा। और टेंशन इन द रोप इज 2W for alpha equal to 0.5। ये गलत है। ओके, तो टेंशन इन द रोप, अच्छा वेट अ सेकेंड, ये भी मैंने एक यहाँ पे गलती की है कि अल्फा डब्ल्यू माइनस ये टी कॉस 45 होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ना मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे? यस। इंटू एम। ठीक है, तो ये जो है अभी टी कॉस 45 डिग्री है, दैट इज इक्वल टू दिस। ओके, तो आपके कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो गए? ओके, तो अभी कमिंग बैक टू दिस, तो आप इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे
तो क्या आएगा, आर वाई इज इक्वल टू ये 1 प्लस अल्फा टाइम्स डब्ल्यू माइनस हाफ, तो ये डब्ल्यू बाई 2 आएगा. ओके, एंड दिस डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा. सो असद यू आर राइट अगेन. ये अल्फा पे डिपेंड नहीं करेगा, बट ये अभी हमने मैथमेटिकली शो किया है. इसकी वैल्यू क्या होगी? सिमिलरली आर एक्स की वैल्यू होगी अल्फा प्लस हाफ टाइम्स डब्ल्यू. ओके, क्लियर. टेंशन इन द रोप इज 2W फॉर अल्फा इक्वल टू 0.5. 0.5 अब इसको यहाँ पे डाल दो तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा. तो T इक्वल टू √2W होगा. तो सी ऑप्शन, अल्फा इक्वल टू अगर 1.5 हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2√2 हो जाएगा. तो T इक्वल टू 2√2W हो जाएगा, विच इज द ब्रेकिंग पॉइंट. तो उससे अगर ज्यादा हो जाए तो वो टूट जाएगी रोप. इज दैट क्लियर अभी? यस तो इसमें ऑप्शंस ए बी और डी करेक्ट है. और सी के केस में इज इक्वल टू 2√2, नहीं सॉरी √2. ओके, ठीक है. तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का. मैं आई होप ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो तुम लोग, क्योंकि मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज हो गया था. इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग. तो फर्स्ट हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया रॉड का. उस पे फोर्स बैलेंस किया वर्टिकल डायरेक्शन में. उसपे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. हिंज की वजह से एक वर्टिकल आर वाई फोर्स और एक हॉरिजॉन्टल आर एक्स फोर्स. रॉड का खुद का वेट डब्ल्यू मिड पॉइंट पे लग रहा है. टेंशन का एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल टी कॉस 45 और एक हॉरिजॉन्टल टी, जो कुछ भी टी साइन 45 टी कॉस 45. और जो काउंटर वेट लगा है यहाँ पे, एक्स्ट्रा वेट अल्फा डब्ल्यू. ओके, तो वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस कर दिया हमने, आर वाई प्लस टी कॉस 45 प्लस दिस दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस अल्फा डब्ल्यू. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आर एक्स इज इक्वल टू टी कॉस 45. यहाँ पे मैं सबको इंटरचेंजेबली लिख दिया है मैंने, बट एक्चुअली वो लिखना नहीं चाहिए वैसे. ये मैं साइन 45 लिख देता हूँ. ओके, और फिर हम लोग टॉर्क बैलेंस करेंगे. अभी टॉर्क के केस में ध्यान ये रखना है कि अगर हिंज बोला जाए अबाउट ओ, इसका मतलब ओ कोई भी काउंटर टॉर्क नहीं लगाएगा. तो इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट ओ. तो दैट इज वाई यहाँ पे अगर टॉर्क बैलेंस करें हम लोग, साइन 45 हो जाएगा. ओके, तो W का जो टॉर्क लग रहा है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज W टाइम्स L बाई 2. ये जो वेट का टॉर्क लग रहा है दैट्स अल्फा W टाइम्स L. और टेंशन का जो टॉर्क लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो T साइन 45 टाइम्स L. ठीक, और ये टोटल इनका जीरो हो रहा है इक्विलिब्रियम में. ये जो O पे फोर्सेस लग रहे हैं, रिएक्शन फोर्सेस आर एक्स आर वाई, इनका कोई टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग अबाउट O कैलकुलेट कर रहे हैं. अगर आप अबाउट सेंटर कैलकुलेट कर रहे होते तो आर वाई का टॉर्क लग जाता. ठीक. तो इससे हम लोग को ये रिलेशन आ जाएगा. ठीक है, तो टी साइन 45 की वैल्यू आई है, उसको हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया तो हम लोग को आर वाई की वैल्यू है डब्ल्यू बाई 2, विच डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. आर एक्स की वैल्यू है टी कॉस 45 एट ओ इक्वल टू डब्ल्यू फॉर अल्फा इक्वल टू 0.5. तो अल्फा इक्वल टू 0.5 पे टी साइन 45 इज टी कॉस 45 इज इक्वल टू डब्ल्यू. करेक्ट. टेंशन इन द रोप इज 2W फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0.5. तो ये भी हमने रॉन्ग प्रूफ किया. अल्फा इक्वल टू 0.5 यहाँ पे डाल के टी इक्वल टू कितना होता है, √2W.
और रोप ब्रेक सिर्फ अल्फा ग्रेटर देन 1.5 अगेन ट्रू, क्योंकि यहाँ पे 1.5 प्लस 0.5 2 रूट 2 w विच इज द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ द रोप। ओके, चलो और एक क्वेश्चन हमने एडवांस का सॉल्व कर लिया। सर जाए ये हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पुलिस कवर करेंगे एक्सक्लूसिवली, उसके भी मैं प्रीवियस एडवांस क्वेश्चंस मेंस क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। इसका मैं आपको पीडीएफ भेजता हूँ ये। ओके कूल, यहाँ पे क्लोज करते हैं आज की क्लास। हैप्पी नेक्स्ट डे सर। हैप्पी नेक्स्ट डे, सही है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन वेडनेसडे, ठीक है। ओके सर। ओके बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।